क्लासेस हम बनाते हैं या जितनी भी क्लासेस लाइब्रेरी के अंदर आती हैं वो सारी क्लासेस इनहेरिट करती हैं ऑब्जेक्ट नाम की क्लास के लिए। ऑब्जेक्ट नाम की क्लास हमें नहीं बनानी होती, ऑब्जेक्ट नाम की क्लास भी पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर ही होती है ना। तो इन पाइथन ऑल क्लासेस इनहेरिट ऑब्जेक्ट, है ना। कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है उसकी बात। आपने कोई भी क्लास बनाई, सपोज करिए आपने कोई भी क्लास बनाई, कोई सी भी क्लास, और यहां पर आपने अपना कोई भी कोड लिख दिया, ठीक है। जब आप ये क्लास बनाते हैं तो इंटरनली जो आपका इंटरप्रेटर है इसमें चेंज करता है। क्या चेंज करेगा उसको देखते हैं। अगर आपने ये क्लास बनाई हुई है, तो जब इसका एग्जीक्यूशन होगा इंटरप्रेटर इसमें चेंज करेगा। बाय इंटरप्रेटर, और जो क्लास है वो आपकी चेंज हो जाएगी। और वो क्या हो जाएगी उसकी बात यहां लिख जाएगा क्लास टेस्ट, और यहां पर फिर आप जो लिखना चाहते हैं वो आपका लिख दें। ये हो जाएगा किससे? ये हो जाएगा बाय इंटरप्रेट, और ये होगा ही होगा, आप इसे रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जब टेस्ट क्लास एग्जीक्यूट होती है तो ये वाली एग्जीक्यूट होती है, ना कि जो आपने लिखी थी उसका एग्जीक्यूशन होता है। फिर इसका हमारा एग्जीक्यूशन कराया जाता है। और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है जो इंटरप्रेटर ने अभी चेंज कर दिया। तो जितनी भी क्लासेस आज तक हमने बनाई हैं, भले ही उसमें इनहेरिटेंस हमने किया है या नहीं किया है, हर क्लास की एक पेरेंट क्लास कर दी गई थी और उस पेरेंट क्लास का नाम होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास हमें नहीं बनानी, ऑब्जेक्ट क्लास पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर ही होती है, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया गया? इसके दो आंसर हैं। पहला, इसका आंसर आप ले सकते हैं कि टेक्निकली ये क्या हो रहा है, और दूसरा रियल लाइफ से इसको एक एनालॉजी के साथ समझ सकते हैं। तो पहला बात करते हैं टेक्निकली। टेक्निकली पाइथन को जितनी भी पाइथन में क्लासेस बननी है, चाहे वो मैं बनाऊं, आप बनाएं, गूगल वाले बनाएं, जेंगो वाले बनाएं, मशीन लर्निंग वाले बनाएं, डीप लर्निंग वाले बनाएं, अगर पाइथन वो है, अगर वो पाइथन की क्लास है, तो वो पाइथन की क्लास तभी मानी जाएगी जब उसके अंदर कुछ मेथड्स हों। वो मेथड्स आपको अपनी क्लास में लिखने ही पड़ेंगे। जब तक लिखोगे नहीं वो क्लास इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। तो अब वो मेथड जो हर पाइथन क्लास में होनी चाहिए, वो कॉमन मेथड है, वही होने चाहिए। तो पाइथन ने एक क्या डिसीजन लिया कि एक काम करते हैं, वो सारे मेथड जो पाइथन की हर क्लास में होने चाहिए वो कौन कौन से उनकी बात करेंगे अभी, है ना। अभी उनकी बात नहीं करते, आगे पढ़ेंगे। अभी बस ये मान लेते हैं हाँ कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो पाइथन की हर क्लास में होने चाहिए। उन मेथड्स को कहाँ रखा गया? ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रख दिया गया, और बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर से कह दिया गया कि जब भी कोई क्लास आपके पास एग्जीक्यूट होने आए तो उसकी पेरेंट क्या कर देना? ऑब्जेक्ट क्लास कर देना। इससे क्या होगा? उस क्लास के अंदर वो सारे मेथड आ जाएंगे जो कहाँ रखे हुए हैं? ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रखे हुए हैं, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से मेथड हैं, हमने क्या उनको कभी यूज कर लिया? एक एक करके आंसर की बात करेंगे। तो मैं सारे मेथड तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक दो मेथड जरूर पढ़ाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्लास की क्या जरूरत थी और ऐसा करने की क्या जरूरत थी, ठीक। अच्छा, बात करते हैं इसको रियल टाइम एनालॉजी के साथ, नॉन टेक्निकली, कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम बात करें रियल टाइम में एक लिविंग थिंग की बात करें, लिविंग थिंग मतलब इंसान की बात करें, मैं एग्जिस्ट करता हूं, आप एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट एग्जिस्ट करते थे। अगर हमारे पेरेंट नहीं होते तो हम भी नहीं होते। समझ में आती है कहानी? वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट एग्जिस्ट करते हैं।
मतलब अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसानों का एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि उनके पेरेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो बिना पेरेंट के हम और आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अवतार हो गया वो अलग चीज है, उसकी बात हम नहीं लेके चल रहे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम साइंटिफिकली चलें तो साइंटिफिकली एक इंसान एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है। तो बिना पेरेंट के कुछ नहीं हो सकता। यही एनालॉजी देने के लिए पाइथन ने भी ऐसा निकाला कि हर क्लास एग्जिस्ट करेगी, क्यों? क्योंकि उसका पेरेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उसका पेरेंट नहीं है तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब साइंटिफिकली अगर आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर पहला इंसान बताओ दुनिया में कहां से आया। कोई तो पहला इंसान होगा जो सबसे पहले आया, उसका पेरेंट क्या होगा? तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं रिलीजन की, तो हर रिलीजन में इसका कोई आंसर दिया हुआ है कि पहले दुनिया में कौन सा इंसान आया, ठीक है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो इस पर रिसर्च अभी चल रही है, इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है कि पहला इंसान दुनिया में कहां से आया, ठीक। इसी तरह से हमने पाइथन से पूछा कि पाइथन एक चीज बताओ, हर क्लास की पेरेंट आपने बता दी ऑब्जेक्ट क्लास है। ऑब्जेक्ट क्लास भी तो एग्जिस्ट करती है, तो वो क्यों करती है? क्या उसका पेरेंट है कोई? तो यहाँ पर क्लियर आंसर आ गया, रिसर्च नहीं जा रही है, यहाँ पर क्लियर कट आंसर है कि ऑब्जेक्ट क्लास पाइथन में इकलौती ऐसी क्लास है जिसका कोई पेरेंट नहीं है। मतलब पाइथन में इस क्वेश्चन का आंसर है कि ऑब्जेक्ट क्लास का पेरेंट कोई नहीं है, क्लियर। इसीलिए पाइथन में ऑब्जेक्ट क्लास को क्या बोलते हैं? रूट क्लास, ROOT। तो इंसान का रूट आज तक नहीं पता चला है ना, लेकिन पाइथन में हमारी क्लासेस का जो रूट क्लास है उसका आंसर है ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट इज द ओनली क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट पेरेंट क्लास। जितनी और क्लासेस हैं बाकी सब का पेरेंट ये हमारी होगी ही होगी। फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्ट क्लास के कुछ मेथड्स के बारे में बताता हूँ। ऑब्जेक्ट क्लास में कितने मेथड होते हैं? किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप पता करना चाहते हैं कितने मेथड हैं, जैसे सपोज करिए मैंने क्या करा, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं लिख सकता हूँ s = str। तो पाइथन में str नाम की क्लास होती है, फंक्शन नहीं होता है। अब तक आपको पता था str एक फंक्शन है, वास्तव में str एक फंक्शन नहीं है, str वास्तव में हमारा एक क्लास का नाम है। तो आपने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट, लिस्ट भी एक क्लास है, और लिस्ट क्लास का क्या बना दिया आपने, ऑब्जेक्ट बना दिया। हाँ, हमारे पास तरीके हैं कि हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, ABC लिखेंगे तब भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये भी है, और लिस्ट का ऑब्जेक्ट मैं चाहूं तो ऐसे बना सकता हूँ 1 2 3 4, ये भी लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक स्टैंडर्ड टेक्निक आपको बताऊं कि किसी भी पाइथन क्लास, चाहे वो मैंने बनाई चाहे वो पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर है, का ऑब्जेक्ट बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। वो स्टैंडर्ड तरीका है क्लास का नाम लिखकर कॉल कर दीजिए। तो ये लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस तरह से ऑब्जेक्ट क्लास भी तो होती है, उसका भी तो ऑब्जेक्ट बन सकता, हमने कहा बिल्कुल। तो ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। तो सर कितनी, जितने चाहे उतने, क्या करना चाहते हो? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मुझे ये बताना है कि किसी क्लास में कितने मेथड होते हैं। तो आप क्या करिए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए जिस क्लास के अंदर के आप मेथड जानना चाहते हैं। इवन मेथड ही नहीं, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब मेथड भी आ गए, डेटा मेंबर भी आ गए, सब कुछ आप पता करना चाहते हैं, तो आपने उस क्लास का बना लिया ऑब्जेक्ट। अब क्या करोगे, हमारे पास एक फंक्शन है उसका नाम है dir। dir फंक्शन में क्या पास कर दो, वो ऑब्जेक्ट पास कर दो। तो मैंने s पास कर दिया, क्या करेगा dir फंक्शन, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर कितने मेथड हैं उन सबके नाम बताएगा। काम नहीं बताएगा उनका कि काम क्या है, सिर्फ नाम बताएगा कि उनके ये नाम है। dir ऑफ l, पहले एक एक करके देखते हैं, बाकी को मैं कमेंट कर दूंगा क्योंकि बहुत सारे मेथड आएंगे। dir ऑफ, मैंने अभी सिर्फ स्ट्रिंग क्लास के पता किया, ठीक है। देखते हैं स्ट्रिंग क्लास से कितने मेथड आएंगे। ये लिस्ट आ गई, इनमें से कुछ आप जानते हैं, जैसे आप कौन से जानते हैं, अपर, टाइटल, स्वैप केस, रिप्लेस, सेंटर। तो ये मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमारे रखे हुए हैं, ठीक है। अब इनकी गिनती करनी है तो
तो गिनती करनी है। तो देखो ध्यान से, dir फंक्शन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने मेथड हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट की क्लास के अंदर कितने मेथड हैं, उन सब के नाम को लिस्ट में रख के देता है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये आठवां, दसवां, किस में रख के दिया, लिस्ट में। और किसी भी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट आए हैं ये आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, ऐसा करने के लिए लेन फंक्शन आप लगा दीजिए, आप लेन लगा दीजिए साथ में, लेन dir ऑफ। तो डायरेक्टरी फंक्शन, जो लोग जावा जानते हैं, जो लोग थोड़ी बहुत डॉटनेट जानते हैं, उनके लिए एक वर्ड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नाम का जो टॉपिक होता है वो यही करता है, किसी भी क्लास के कितने मेथड है वो निकालता है। जावा में रिफ्लेक्शन करने के लिए आपको एक क्लास लगती है पूरी, और अच्छा खासा कोड लिखना पड़ता है। पाइथन का रिफ्लेक्शन एक फंक्शन है dir, इसी एक फंक्शन से पूरा हो जाता है हमारा, है ना। एक दो और फंक्शन भी है, फाइन। तो अब जिनको रिफ्लेक्शन का आर भी नहीं पता, भूल जाओ रिफ्लेक्शन क्या होता है। पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितने मेथड कॉल हो सकते हैं, या किसी भी क्लास के अंदर कितने मेथड अवेलेबल है, आपको ये पता करना है। तो उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाइए और उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पास कर दीजिए, dir फंक्शन के अंदर पास कर दीजिए। तो जो गिनती करके देगा हमारे लिए 78 हमारे मेथड है किसके अंदर, स्प्रिंग क्लास के अंदर। एक एक करके सब पे अप्लाई करो। लिस्ट क्लास के अंदर कितने मेथड हैं, क्या क्या नाम है, वो यहां से आ गए, dir ऑफ। लिस्ट के अंदर कितने मेथड है हमारे, 46 मेथड है, ठीक है। इनमें से काफी कुछ आपने पढ़े भी हैं, जैसे क्लियर, काउंट, एक्सटेंड, अपेंड, ये रहा अपेंड, रिमूव, रिवर्स, पॉप, सॉर्ट। चलो अब आती है मुद्दे वाली बात। तो सर इसके अंदर कितने मेथड हैं, लाइन dir ऑफ, आएंगे आंसर 20